प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। इन वस्तुओं का उपयोग करने के बाद या प्लास्टिक से बनने वाली जो भी वस्तुएं हैं, इनका जब उपयोग हो जाता है तो हम इसे इधर उधर फेंक देते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये मिट्टी में फैलते जा रहे हैं और इसका अपघटन भी नहीं हो पाता है। तो इसके कारण पृथ्वी की जो या मिट्टी की जो उर्वरता है वह खत्म होती जा रही है। जीव जंतु इसे ग्रहण करते हैं और उनके भी मृत्यु का ये कई जगह पर कारण भी बन रहा है। तो इसको नष्ट करना और इसे पुनः उपयोग के लायक बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। तो जो अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको उपयोगी उत्पादों में बदलना या इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लास्टिक का पुनः चक्रण, जिससे हम प्लास्टिक की वस्तुओं को फिर से उपयोग हेतु बना सकें और उससे विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि सन 1988 में प्लास्टिक उद्योग संस्था के द्वारा प्लास्टिक उत्पाद की पहचान के लिए अलग अलग कोड दिए गए। अर्थात जितने भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उन सभी को वर्गों में बांटा गया, उनके लिए कोड दिया गया और इस आधार पर उसकी उपयोगिता को निर्धारित किया गया। तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण करने से पहले प्लास्टिक उत्पादों को उनके पहचान के कोड के अनुसार अलग अलग उन्हें नाम दिया जाता है, अलग अलग उन्हें कोड दिया जाता है और इन कोडों को हम 7 समूहों में विभाजित करके पढ़ेंगे। सभी 7 समूहों के अलग अलग नाम हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्हें नंबर दिया गया है और इन नंबरों के आधार पर पहचान कोड दिया गया है। अब हम इन सभी अलग अलग कोड के बारे में विस्तार से समझेंगे और इसकी उपयोगिता को भी समझेंगे। सबसे पहले हम कोड जो प्लास्टिक को निर्धारित करने के लिए दिया गया, प्लास्टिक की पहचान को निर्धारित करने के लिए कोड दिया गया, इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जो नंबर दिया गया है प्लास्टिक की पहचान के लिए, कोड नंबर 1। ये जो कोड नंबर 1 है ये पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट है या जिसे हम PET के नाम से भी जानते हैं। और प्रायः ये देखा गया है कि 1 नंबर कोड वाले जो प्लास्टिक हैं इसका उपयोग पानी की बोतल में, जो शीतल पेय हैं उनके जो बोतल होते हैं उसमें, और जैम जेली इनके जो जार होते हैं जो हमें मार्केट में उपलब्ध होते हैं, इन्हें बनाने के लिए जिन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है वह पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट होता है या जिसे हम PET कहते हैं। इसके बाद प्लास्टिक का नंबर 2 कोड है, इसे HDPE या हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन भी कहते हैं, उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन। ये कोड जो है वो नंबर 2 कोड है प्लास्टिक के लिए। इस जो नंबर 2 कोड वाले जो भी प्लास्टिक होते हैं इनका उपयोग पानी की पाइपलाइन बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने में, जूस हेतु जो बोतल उपयोग में लाए जाते हैं उसको बनाने में, साथ ही शैम्पू, क्रीम, इन सब के जो बोतल होते हैं उसे बनाने के लिए नंबर 2 जो प्लास्टिक कोड है, इस तरह की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्लास्टिक की पहचान हेतु कोड नंबर 3 जो दिया गया है। ये जो कोड नंबर 3 है ये कहा जाता है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरह का जो प्लास्टिक है वो कहा जाता है। नंबर 3 इसका कोड दिया गया है। PVC पाइप बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जूस बॉटल वगैरह में, या कई सारे ऐसे जो सिरप वगैरह के बॉटल होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोड नंबर 4। कोड नंबर 4 जो है वह LDPE है। जैसा हमने देखा कोड नंबर 2 HDPE है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तो कोड 4 जो है वो LDPE के लिए दिया गया यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो जो निम्न घनत्व पॉलीथीन दिया गया है नंबर 4 प्लास्टिक के लिए, तो इसका जो उपयोग है वो प्लास्टिक रैपर में, बहुत सारे ऐसे सॉस के बॉटल होते हैं इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्लास्टिक पहचान कोड नंबर 5। प्लास्टिक की पहचान के लिए जो कोड नंबर 5 दिया गया है ये वास्तव में PP या पॉलीप्रोपाइलीन होता है। पॉलीप्रोपाइलीन भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है जिसे 5 नंबर कोड दिया गया
और इसका प्रयोग जो है वो दवाई बॉटल में, सिरप बॉटल में, बहुत सारे प्लास्टिक रैपर में, सैंडविच वगैरह रैप करने के लिए जो रैपर यूज़ किया जाता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक की पहचान के लिए कोड नंबर 6 जो दिया गया है वह पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर कहा जाता है इसे। और पॉलिएस्टर का उपयोग जो है हम देखते हैं कि कॉफ़ी मग वगैरह में या बहुत सारे ऐसे रिसाइकल नहीं होने वाली जो पैकेजिंग होती है उनमें कोड नंबर 6 प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक की पहचान कोड जो 7 है इसमें विभिन्न तरह के प्लास्टिक आते हैं जिसका उपयोग जो है मिसलेनियस होता है। कई तरह की उपयोगिता इसके देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बहुत सारे मिसलेनियस यूज़ के लिए प्लास्टिक उपयोग किए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं डीवीडी के निर्माण के लिए बहुत सारे मेडिकल जो बॉटल्स होते हैं स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, बेबी बॉटल्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मिसलेनियस यूज़ में कोड नंबर 7 प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग कोड दिए गए हैं। अलग अलग प्लास्टिक पहचान कोड, सभी का नाम हमने देखा और सबकी उपयोगिता को हमने जाना। क्यों ना आप इस तरह की एक क्रियाकलाप को करें और अपने घरों में उपयोग में आने वाले, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्लास्टिकों की पहचान करें और इन प्लास्टिकों के ऊपर किस तरह के या जो भी हम बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं, जिस तरह के प्लास्टिक की वस्तुएं यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे कि इनके पीछे इस तरह के मार्क होते हैं। जैसा हमने यहाँ पे पहचान कोड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखा, तो आप अपने घर में आने वाले विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की वस्तुओं में इन पहचान कोड को ढूंढें और सभी वस्तुओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर भी इसकी उपयोगिता को और अधिक आप समझ सकते हैं। हमने जो यहाँ उदाहरण देखा ये बहुत ही कम उदाहरण देखा, इससे कई गुना अधिक उपयोग हम प्लास्टिक का अपने जीवन में करते हैं। तो आप सभी इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें अपने घरों में आने वाले विभिन्न वस्तुओं के जो प्लास्टिक कोड की पहचान करें, इन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित करें और इसकी उपयोगिता को बहुत अच्छे से और समझें। तो प्लास्टिक के पुनः चक्रण पर हम विभिन्न माध्यमों से भी कई तरह की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। प्लास्टिक के पुनः चक्रण के और भी उपयोग है, कैसे हम इसको पुनः उपयोग करके हम खिलौने वगैरह का भी निर्माण कर सकते हैं, कई हम मॉडल, चलित मॉडल बना सकते हैं। तो प्लास्टिक के पुनः चक्रण से कई तरह के हम जैसा कहते हैं ना कि किसी भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी हम वेस्ट चीज़ों को पुनः कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के आप सामान से बना सकते हैं, जिससे नए तरह की सामानों की आवश्यकता भी नहीं होती है और पुराने सामानों का हम पुनः उपयोग करके उसको पढ़ने पढ़ाने में और विभिन्न तरह के खिलौने वगैरह बनाने में उपयोग कर सकते हैं। कई डेकोरेटिव आइटम बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, घर सजाने वाले आइटम में इसका उपयोग कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को पुनः उपयोग करके भी इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये समझने की आवश्यकता है कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण क्यों आवश्यक है और हम अपने और किस तरह से रचनात्मक कौशल का उपयोग करके इन प्लास्टिक की वस्तुओं को पुनः उपयोगी बना सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने ईंधन शब्द को पढ़ा, जिसमें जीवाश्म ईंधन जैसा हमने कोयला, पेट्रोलियम, इनके बारे में समझा। तो वास्तव में ये जो ईंधन है, फ्यूल है, उसका जब दहन होता है तो इसके दहन से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है या इनके दहन से क्या क्या घटित होता है, इसे हम समझेंगे समीकरण के माध्यम से। तो हम सभी ये जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु जलती है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु का जो जलना है वो दहन या कंबशन कहलाता है। और हम ये भी जानते हैं कि दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, तो निश्चित रूप से दहन की जो प्रक्रिया है वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं।
जैसा यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कोयले का दहन। तो कोयले का जब दहन होता है तो मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसके समीकरण को हम लिख सकते हैं C+O2 इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम ये देखें कि कोयले का दहन जो है वो आंशिक मात्रा में होता है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। जब पूर्ण रूप से दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और जब आंशिक रूप से दहन होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसके समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं C यानी कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऊष्मा, यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब जब हम ये देखते हैं कि कोयले का दहन हो रहा है तो कोयले के दहन के पश्चात जो अवशेष बचता है उसे हम कहते हैं राख। तो ईंधन के दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और साथ साथ में दहन के बाद जो अवशेष बना वो राख होता है, और इन सब से भी पर्यावरण का प्रदूषण होता ही है। निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या राख से उत्पन्न उड़ने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे वातावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो निश्चित रूप से इससे बचने के उपाय भी हमें ढूंढना चाहिए। तो अब हम ये जानेंगे कि वास्तव में जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने ये देखा कि कोयला, पेट्रोलियम ये एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, और निश्चित रूप से ये पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के ही अवशेष हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण है, क्योंकि जब हम पेड़ पौधे या जीव जंतु की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होता है और ये कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण होते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हमने जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता देखी तो हमने ये देखा कि कितने अधिक उद्योग हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कोयले के माध्यम से ही संचालित हो रहे हैं या जीवाश्म ईंधन ही उसे संचालित कर पा रहे हैं। तो इसका उपयोग जो है वो लगातार हो रहा है और इसका जो दुष्प्रभाव है वो पर्यावरण पर पड़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ईंधन को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो उसका कुछ भाग तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उसका भाग होता है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, और लगातार जो पृथ्वी का तापमान है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता जा रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जीवाश्म ईंधन ही कारण होता है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला जो है वो जब जलता है, चाहे वो उसका आंशिक रूप से दहन हो चाहे पूर्ण दहन हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है और लगातार पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ है वह पिघलते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मौसम पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब हम ये समझेंगे कि ईंधन के दहन से उत्पन्न जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है और रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये रक्त में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता से घुलता है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और शरीर के विभिन्न भागों में इसे पहुंचाने का काम करती है ऑक्सीजन को। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका ये गुण है कि ये हीमोग्लोबिन में बहुत तीव्रता से, बहुत तेज़ी से घुल जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी मात्रा रक्त में यदि अधिक हो जाए, चूँकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट होती है, तो ये हमारे शरीर में यदि ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर जाती है तो यह मृत्यु का कारण बनती है।
बहुत सारे हम देखते हैं जो तापीय संयंत्र हैं, एनटीपीसी हो, सीएसईबी हो, या जो हमने भिलाई स्टील प्लांट देखा, वहाँ हमने ये देखा उसकी कोयले की कितनी उपयोगिता है। और कोयले के दहन से उत्पन्न होने वाले जो राख है, क्योंकि अवशेष के रूप में राख ही बनता है, ये जो राख होते हैं जब ये आसपास के क्षेत्रों में उड़ते जाते हैं तो इसके जो कण हैं वो फ्लाई ऐश के रूप में उड़ते रहते हैं और ये पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसे हम उड़न राख भी कहते हैं। ये जो उड़न राख है या फ्लाई ऐश है, ये हमारे फेफड़े को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और सिलिकोसिस नामक एक बीमारी फैल जाती है। तो ये जो सिलिकोसिस नामक बीमारी है, ये लंग्स को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है और फेफड़ा या लंग्स जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है जो बिल्कुल संक्रमित ना हो, यही अच्छा है। थोड़ा भी संक्रमण होने पर बीमारियां जो है वो बढ़ने लगती है शरीर के अंदर, और लंग्स को संक्रमण से बचाना बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए। तो ये जो फ्लाई ऐश है, इसका बहुत अधिक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही रहता है। तो निश्चित रूप से ये जो राख है वह भी जब दहन होता है कोयले का तो उससे उत्पन्न हो रहा है और उसके द्वारा भी पूरा वातावरण जो है वो उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ईंधन है जिसमें हमने कोयला देखा, तो कोयले में आवश्यक नहीं है कि केवल कार्बन ही हो। कोयला में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है और कई ऐसे दूसरे तत्व भी होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो नाइट्रोजन है या जो सल्फर है, जब इसका दहन होता है, दहन होने पर ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और सल्फर और जो नाइट्रोजन है ये उनके ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं। और जब ये सल्फर है या नाइट्रोजन है, जब ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं और जैसे ही वर्षा जल का जो जल है वह इनके साथ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्रिया करता है तो उससे अम्ल बनता है। जैसे अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो इस तरह से वातावरण में जब नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है तो वर्षा के समय वर्षा के जल के साथ ये अम्ल की भी वर्षा होने लगती है। तो ये जो अम्ल वर्षा है वह भी हमारे पृथ्वी में उपस्थित जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं या बहुत सारे पुराने ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे कैंसर की भी अधिकता बढ़ रही है। त्वचा कैंसर, ये सारी चीज़ें जो है अम्ल वर्षा के कारण बढ़ रही हैं। बहुत सारे जो पुराने हमारे धरोहर हैं उनके ऊपर ये एक लेयर के रूप में जमता जा रहा है और उसको लगातार क्षय करता जा रहा है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम आगरे का ताजमहल देखते हैं। तो ये आगरे का जो ताजमहल, जो पुराने समय में जो इसकी चमक थी वो धीरे धीरे अब धूमिल होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आगरा के आसपास जो औद्योगिक संयंत्र लगे हुए हैं वहाँ से उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के क्रिया से नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड्स जो है वो लगातार पानी में मिलते जा रहे हैं और अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, इसका जो कारण है वह जीवाश्म ईंधन ही होता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कैसे होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो बनने में करोड़ों वर्ष लगे और हम ये देख रहे हैं कि इसके ज्ञात भंडार कुछ ही वर्ष और चलने वाले हैं और ये दुरुपयोग लगातार होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो पृथ्वी की जनसंख्या है वह बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी मात्रा जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि कई वर्षों पहले इसका निर्माण हुआ और कई वर्षों से इसका उपयोग होता आ रहा है। तो जीवाश्म ईंधन के संरक्षण की आवश्यकता अब बहुत समझी जा रही है। तो हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही भावी पीढ़ी को इन जीवाश्म ईंधनों का लाभ मिल पाएगा। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है इसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसके कुछ उपाय हम देखेंगे। जैसे जीवाश्म ईंधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हम अपने आसपास समाज जो समुदाय है उसकी जानकारी को
यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें कि कैसे जीवाश्म ईंधन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और जीवाश्म ईंधन के कम होने पर हमारे जीवन शैली में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, ये सारी चीज़ें, और इसकी उपलब्धता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस तरह की जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो जीवाश्म ईंधन के दुरुपयोग को रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह इसके उपाय की जो जानकारी है वो समुदाय को सबसे पहले दी जाए, जिससे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। दूसरा हम देखते हैं कि जो कोयला खनन जब किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो खुली खदानें हैं या जो भूमिगत खदानें हैं, वहाँ पर कोयले को खनन के द्वारा निकाला जाता है। तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए जिससे कोयले की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो सके और बहुत अधिक जो अनावश्यक हानि है वो ना हो। तो यहाँ पर कोयले को जब वैज्ञानिक तरीके से खनन किया जाएगा तो अनावश्यक हानि पर रोक लगेगी और निश्चित रूप से इसका बचाव भी हो पाएगा। वाहनों में हम देखते हैं कि सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में सीएनजी के उपयोग के द्वारा वहाँ पर काफ़ी मात्रा में प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो विभिन्न शहरों में भी सीएनजी के उपयोग की प्राथमिकता को बढ़ानी चाहिए। और जो सीएनजी होता है जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है वो नहीं पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन सल्फ़र की मात्रा को घटा दिया गया। तो सल्फ़र और नाइट्रोजन से बनने वाले जो अम्ल हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी अम्ल वर्षा में जो मिश्रण है वो भी कम होता जाएगा। तो सीएनजी के उपयोग को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए भी लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। प्लास्टिक का जो उपयोग है उसे सीमित करें, क्योंकि प्लास्टिक का हमने देखा कि बहुत अधिक दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि कई बार जीव जंतु इसे ग्रहण कर लेते हैं और निगल लेते हैं, पचा नहीं पाते हैं, तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक के दहन से, प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो बहुत सारे जो जहरीली विषैली गैसें हैं वो वातावरण में मिश्रित होती है और विभिन्न प्रकार के फेफड़े संबंधी बीमारियों को ये फैलाती हैं। तो प्लास्टिक के उपयोग को भी हमें थोड़ा सीमित करना चाहिए। तो धीरे धीरे जागरूकता अब हमें लाना होगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम भावी पीढ़ी को जीवाश्म ईंधन का लाभ देना चाह रहे हैं। और अभी से यदि हम इस तरह की जागरूकता यदि हम अभी से लाएंगे तो निश्चित रूप से जीवाश्म ईंधन के सही उपयोगिता को हम समझ पाएंगे। अगला हम देखते हैं कैसे हम इसके उपयोग को सीमित कर सकते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की जो खपत है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो इसके उपयोगिता को, इसकी खपत को हम कम करने के लिए वाहनों का अच्छे से रखरखाव करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वाहन यदि अच्छे नहीं हैं, रखरखाव ठीक से नहीं होता है, तो पेट्रोल डीजल का जो खपत है वह बढ़ जाता है। तो भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति जो PCRA है, वो लोगों को ये सलाह देती है कि जो गाड़ी चलाया जाता है तो कैसे गाड़ी चलाने पर पेट्रोल और डीजल को बचाएं। तो उनकी सलाह किस तरह की होती है इसे हम जानेंगे। PCRA के द्वारा जो दिया गया सुझाव है वो इस प्रकार से है कि जो गाड़ी है उसका रखरखाव सही तरीके से किया जाए और समय समय पर उसका मेंटेनेंस किया जाए, जिससे पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो कम हो सके। दूसरा हम देखते हैं कि गाड़ी जो है बहुत स्पीड से ना चलाए, बल्कि गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। दूसरा है कि यातायात सिग्नल पर जो हम प्रतीक्षा करते हैं उस समय गाड़ी को बंद कर दिया जाए। कई लोग उस समय भी गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, इससे भी ईंधन की खपत होती है। तो इसे रोक लगाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब सिग्नल हो तभी गाड़ी को चलाया जाए और सिग्नल के ना होने पर गाड़ी को बंद रखा जाए। कई बार ऑफिस वगैरह जाते समय सभी लोग जो है वो अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा प्लान कर सकते हैं कि यदि एक ही ऑफिस में 4 लोग जाते हैं तो वो एक ही गाड़ी में जाएं, जिससे ईंधन की भी बचत होगी और सभी के समय की भी बचत होती है और इससे भी हम जीवाश्म ईंधन के खपत को कम कर सकते हैं। अगला हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियों के जो टायर होते हैं उसका भी रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता है। तो
टायरों का जो दबाव है, दाब है, उसे सही रखना चाहिए और निश्चित रूप से नियमित रूप से इनका जो रखरखाव है वो किया जाना चाहिए, जिससे डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उसकी उपयोगिता, उसकी जो खपत की दर है उसे हम कम कर सकते हैं। इसके बाद PCRA द्वारा दिए गए सलाह को यदि और अधिक प्रचार किया जाए, बहुत अधिक प्रचार की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित रूप से जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत अधिक है और जीवाश्म ईंधन के संरक्षण की आवश्यकता कितनी अधिक है, इसके कुछ उदाहरणों को, कुछ बिंदुओं को हमने बहुत ही विस्तार से समझा और सभी बिंदुओं को समझने के बाद हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और अपने समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी कि किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन को संरक्षित किया जाए। और आपके पास भी यदि कुछ उपाय हैं तो अपने आसपास ज़रूर इसे फैलाएं और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को जीवाश्म ईंधन के महत्व को समझने में या उनको, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम समझा सके, ऐसा प्रयास करें। तो अब हम इस पाठ के कुछ और जो प्रश्न हैं इसे हम समझेंगे, जैसे कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण क्या होता है। इसे हमने पढ़ा भी, लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसे हम कैसे उत्तर लिखेंगे। तो प्लास्टिक का जो पुनः चक्रण है वह क्या है। तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण का अर्थ होता है कि जो अनुपयोगी प्लास्टिक है या अनुपयोगी प्लास्टिक जो उत्पाद है उनको हम कैसे उपयोगी उत्पाद में बदल सके। तो अनुपयोगी प्लास्टिक उत्पादों को उपयोगी उत्पादों में बदलने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है प्लास्टिक का पुनः चक्रण। तो प्लास्टिक का पुनः चक्रण के कई उदाहरण हमने देखा कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण हम जो टॉय फ्रॉम ट्रैश या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इस तरह की चीज़ों में कर सकते हैं। पौधे लगा सकते हैं, हम इससे कई उपयोगी डेकोरेटिव सामान बना सकते हैं, मॉडल, TLM वगैरह बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम पढ़ने में कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके पुनः चक्रण को हम, उसके प्रति लोगों की जो जागरूकता है उसे हम बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से प्लास्टिक के पुनः चक्रण से भी हम प्रदूषण को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न है कि दहन क्या होता है। तो हमने देखा कि किसी भी पदार्थ का जो दहन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे कोयले के दहन को हमने पढ़ा कि कोयले का दहन जो है 2 प्रकार से होता है, पूर्ण दहन और आंशिक रूप से दहन। जब कोयले का पूर्ण दहन होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जब आंशिक रूप से दहन होता है तो कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो दहन की जो प्रक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी होती है। इसी तरह से प्रश्न जब बनता है तो प्लास्टिक कोड जो 1 से लेकर 7 तक दिया गया है वह भी प्रश्न बन सकता है। जैसे यदि पूछा जाए कि जो प्लास्टिक कोड 3 है उसे क्या कहते हैं, या ये कहा जाए कि PVC जो है वह किस प्लास्टिक कोड के अंतर्गत आता है, तो PVC जो है वो प्लास्टिक कोड 3 के अंतर्गत आता है। इसी तरह से यदि प्रश्न पूछा जाए कि PP किस प्लास्टिक कोड के अंतर्गत आता है, तो PP जो है वो प्लास्टिक कोड 5 के अंतर्गत आता है। HDPE और LDPE किस कोड के अंतर्गत आता है, तो HDPE जो है प्लास्टिक कोड नंबर 2 में आता है और LDPE जो है वो प्लास्टिक नंबर 4 में आता है या प्लास्टिक कोड नंबर 4 इसे दिया जाता है। इसी प्रकार जो 1 नंबर का प्लास्टिक है जिसे हम PET कहते हैं, तो PET यानी पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट, ये किस कोड के अंतर्गत आता है, तो प्लास्टिक कोड की पहचान के लिए जो PET शब्द दिया गया या प्लास्टिक के पहले कोड के अंतर्गत आता है। तो इस पूरे अध्याय में हमने कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन के बारे में विस्तार से समझा, इसकी महत्ता को भी समझा, ये कहाँ से उपलब्ध होता है इसे भी हमने समझा और इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है इसे भी हमने समझा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे अध्याय में जो भी हमने छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़ा, इसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है और इससे यदि जागरूकता हम ला सके कि कैसे जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो आशा है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसके छोटे छोटे प्रश्नों का अभ्यास कर आप इसके महत्व को भी समझेंगे।
मुख्य शब्द कीवर्ड्स: जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, कोयला कोल, पेट्रोलियम पेट्रोलियम, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पुनः चक्रण रिसाइक्लिंग, दहन कंबशन, संरक्षण कंजर्वेशन, प्लवक प्लैंकटन, उड़न राख फ्लाई ऐश, अम्ल वर्षा एसिड रेन। हमने सीखा उच्च ताप एवं दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों के रूपांतरण से जीवाश्म ईंधन बनते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। वनस्पतियों एवं जंतुओं के मृत शरीर से कोयला तथा समुद्री जीवों प्लवक के मृत शरीर से पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई है। कोयला निर्माण में सर्वप्रथम पीट प्राप्त होता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से कोयले के ग्रेड उनकी ऊष्मीय क्षमता के आधार पर दिए जाते हैं। पेट्रोलियम का एक निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। प्रभाजी आसवन ऐसे द्रवों के मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। प्रभाजक स्तंभ में सबसे ऊपर की ओर पेट्रोलियम गैस तथा सबसे नीचे गाढ़ा अवशेष प्राप्त होता है। दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद पेट्रो रसायन की ही देन है। अनुपयोगी प्लास्टिक उत्पादों को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं।